फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अनविटेक में। हम लोग बच्चे हाइड्रोलिक्स की टॉपिक पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, जो कि खत्म हो चुका है। आइए बच्चों, अब हम चलते हैं फ्लूइड की तरफ कि कितने प्रकार का हमारा फ्लूइड, तरल कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, वास्तव में तरल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन तरल? आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड यानी आदर्श तरल, रियल फ्लूइड यानी वास्तविक तरल। तो तरल हमारे दो प्रकार से व्यवहार में एग्जिस्ट में करते हैं, एक आइडियल और एक रियल। तो आइडियल फ्लूइड क्या होता है बच्चों? तो ऐसे फ्लूइड जिनकी विस्कोसिटी क्या हो? शून्य हो। ऐसे फ्लूइड जिनकी विस्कोसिटी शून्य हो, साथ ही साथ कंप्रेसिबिलिटी भी शून्य हो, फ्रिक्शन जीरो हो और पृष्ठ तनाव भी जीरो, सरफेस टेंशन भी जीरो। तो ऐसे तरल को हम लोग क्या कहेंगे कि आइडियल फ्लूइड है। चूँकि बच्चों फ्लूइड की ये प्रॉपर्टी ही सब की सब है, और जिस फ्लूइड की सारी ये प्रॉपर्टी शून्य हो जाएगी तो प्रॉपर्टी जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो फ्लूइड रहेगा क्या? मतलब आइडियल तरल एक क्या है? सपना का तरल है, सपने में आने वाला तरल है। यानी कि क्या कहेगा, भाई मेरे अंदर पृष्ठ तनाव की घटना नहीं होती है, मेरी संपीड्यता जीरो है, मैं फ्रिक्शन लेस हूँ, मेरी विस्कोसिटी जीरो है। यानी सब कुछ जब भाई जीरो है तो अब फ्लूइड हो ही कहाँ? यानी कि आदर्श तरल सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक सपने का तरल है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। यानी आदर्श तरल क्या होता है बच्चों, आइए देखते हैं। तो आदर्श तरल ऐसे तरल होते हैं जिनकी क्या विस्कोसिटी क्या हो? जीरो। क्या हो? विस्कोसिटी जीरो हो। बल्क मॉडुलस कंप्रेसिबिलिटी भी क्या हो? जीरो हो। जब बच्चों कंप्रेसिबिलिटी जीरो हो जाएगी तो इनका जो बल्क मॉडुलस होगा वो क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। इनकी आदर्श तरलों का जो बल्क मॉडुलस है क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। इसके बाद बच्चों फ्रिक्शन भी क्या होगा? जीरो। और साथ ही साथ पृष्ठ तनाव की घटना भी नहीं होगी, यानी पृष्ठ तनाव भी इसमें क्या होगा? शून्य होगा। यानी कि आदर्श तरल जो कि जितनी भी प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की, उनमें क्या होगी? नहीं होगी। क्या होगी? नहीं होगी। तो जब नहीं होगी तो आदर्श तरल फिर वो रहा ही कहाँ बच्चों? यानी कि सिर्फ और सिर्फ अजम्पशन की चीज़ है, मान्यता की चीज़ है, मान सकते हैं, न कि वह वास्तविक में कोई तरल होता है। लेकिन यही सब प्रॉपर्टी रियल फ्लूइड के लिए क्या हो जाएगी? आइए देखते हैं। तो ऐसे तरल जिनकी क्या हो? जिनमें विस्कोसिटी हो। भाई प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में तो हम लोग यही पढ़ रहे थे ना कि जिसकी कुछ ना कुछ क्या होती है? तरलों की अपनी विस्कोसिटी होती है। यानी कि विस्कोसिटी जीरो न हो, यानी कि विस्कोसिटी के बाद कंप्रेसिबिलिटी भी क्या हो? इसकी शून्य न हो। और जो ये बल्क मॉडुलस होता है बच्चों, जो आइडियल फ्लूइड के इनफाइनाइट होता है, ये इनफाइनाइट नहीं होगा। इनफाइनाइट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इनमें बल्क मॉडुलस आ जाएगा, नहीं, बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट नहीं होगा। जब भी होगा तो इनफाइनाइट से क्या होगा? कम होगा। और फ्रिक्शन, तो बच्चों फ्रिक्शन भी होगा। फ्रिक्शन घर्षण भी क्या होगा? शून्य नहीं होगा। और साथ ही साथ पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन भी क्या होगा? जीरो नहीं होगा। तो बच्चों अंतर समझ में आ गया कि आइडियल फ्लूइड क्या होते हैं और रियल फ्लूइड क्या होते हैं। तो दो बातें हम लोगों ने सीख ली, क्या? आइडियल फ्लूइड जान लिया और रियल फ्लूइड जान लिया। इसके बाद जो बच्चों रियल फ्लूइड होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है न्यूटोनियन फ्लूइड और एक होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो बच्चों आइए देखते हैं कि न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं। तो ऐसे फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं, ऐसे फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं वो क्या कहलाते हैं? न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाते हैं। और ऐसे फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करते वो क्या कहलाते हैं? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो बच्चों देखते हैं, देखिए न्यूटन्स लॉ क्या था आपके लिए? टाउ इक्वल टू म्यू dv अपॉन dh, यही तो था, यही तो बताया था ना आपको। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, वो ये इक्वेशन आया कहाँ थे था? तो जो अप्लाइड शियर फोर्स था वो क्या होता? वेग प्रवणता के समानुपाती था। तो जब समानुपाती का नियतांक का चिन्ह हटा तो बराबर चिन्ह आया और अपने साथ एक कांस्टेंट वैल्यू लाया था। क्या लाया था? कांस्टेंट वैल्यू लाया था। यानी कांस्टेंट वैल्यू जो थी या क्या था? विस्कोसिटी थी। क्या थी? विस्कोसिटी थी। यानी कि ऐसे फ्लूइड जिनकी विस्कोसिटी क्या हो? नियत हो। ऐसे फ्लूइड जिनकी विस्कोसिटी क्या हो? नियत हो, वो क्या कहलाते हैं? न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाते हैं। समझ में आया बच्चों? इसके बाद नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या हो जाएगा तब? तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड भी बच्चों क्या हो जाएगा तब? यहाँ से देखें तो यानी जो न्यूटन लॉ को फॉलो नहीं करते, यानी कि जो इस नियम का पालन नहीं करते हैं, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dv अपॉन dh नहीं होता है, या जिनकी विस्कोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट
नहीं होती है, यानी कि ऐसे तरल जिनकी श्यानता कांस्टेंट नहीं होती है वो क्या कहलाते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाते हैं। और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बच्चों देखिए क्या दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्योरली विस्कस फ्लूइड और दूसरा होता है विस्को इलास्टिक फ्लूइड। प्योरली विस्कस फ्लूइड और विस्को इलास्टिक फ्लूइड। तो विस्को इलास्टिक फ्लूइड देखते हैं क्या होता है बच्चों, तो ऐसे फ्लूइड जिनकी प्रॉपर्टी में विस्कोसिटी भी आती है और इलास्टिसिटी भी पाई जाती है, विस्कोसिटी भी पाई जाती है और इलास्टिसिटी भी पाई जाती है, तो ऐसे फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, विस्को इलास्टिक फ्लूइड। जैसे बच्चों त्वचा में पाया जाने वाला कोलेजन तंतु, त्वचा में जो हमारे पाया जाता है कोलेजन तंतु जो त्वचा को क्या रखता है, टाइट रखता है, तो उसमें जो प्रॉपर्टी होती है वो विस्कस भी होता है और इलास्टिक भी होता है, यानी कि वो खींचता भी है और जैसे ही फोर्स हटता है तो वो पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। तो यह प्रॉपर्टी जिन फ्लूइड में होती है उसे कहते हैं विस्को इलास्टिक फ्लूइड। ठीक है बच्चों। इसके बाद प्योरली विस्कस फ्लूइड बच्चों जिनमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ किसकी प्रॉपर्टी पाई जाती है, विस्कोसिटी की, यानी सिर्फ और सिर्फ विस्कस होते हैं, उनमें इलास्टिसिटी नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं, प्योरली विस्कस फ्लूइड कहते हैं। यानी कि इस पर जब अप्लाई फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या होंगे, जब अपनी शेप और साइज को चेंज करेंगे तो पुनः अपनी रीगेन नहीं कर पाएंगे, स्वयं को रीगेन नहीं करेंगे, पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाएंगे। और ये फ्लूइड दो प्रकार के हमारे होते हैं, एक डिपेंड करता है कि उस पर शियर स्ट्रेन किस तरह लग रहा है, एक डिपेंड करता है कि शियर स्ट्रेन कैसा लग रहा है, और दूसरा उस पर लगाए गए कितने समय तक कोई एक्सटर्नल का वर्क किया जा रहा है, एक्सटर्नल वर्क कितना किया जा रहा है उसके आधार पर, और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। तो एक होता है डिपेंड ऑन रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बच्चों आप लोगों ने क्या पढ़ा था, डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी। एक जो डी थीटा अपॉन डी टी पर निर्भर करता है और एक जो डिपेंड ऑन टाइम ऑफ एक्शन, यानी हमारे द्वारा किए गए कार्य के ऊपर निर्भर करता है, कितना देर तक हम कार्य करेंगे तो उसमें क्या प्रॉपर्टी आएगी। ठीक है बच्चों, तो इस आधार पर हम लोगों ने इसे बांट कर देखा है। आइए बच्चों देखते हैं कि जो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन पर डिपेंड करते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। बच्चों ये देखिए हमारे पास स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड, डायलेटेंट फ्लूइड और बिंघम फ्लूइड, ये तीन ऐसे फ्लूइड हैं जो किस पर निर्भर करते हैं, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन पर निर्भर करते हैं। और यह दो इनके एग्जांपल के साथ समझा जाए तो देखिए बच्चों कि जो स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड होता है इस पर रेट ऑफ शियर स्ट्रेन क्या होता है, हाईली एक्टिव होता है, यानी कि शियर स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है और ये तेज़ी के साथ फैलते हैं। क्या करते हैं, तेज़ी के साथ फैलते हैं। और जैसे बच्चों एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो जैसे ब्लड और मिल्क, ब्लड और मिल्क क्या है, तो ये दोनों के दोनों स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड है। जैसे कि अगर हमारे शरीर कहीं से कट जाए तो क्या होता है, ब्लड थोड़ा सा निकलता है लेकिन इतना ज़्यादा फैलता है कि लगता है कितना ज़्यादा ब्लड निकल रहा है। तो इस तरह से भी लगता है कि बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है, तो यह भी एक तरह का क्या है, स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड है। और दूध, देखिए बच्चों दूध अगर फर्श पे गिर जाए, दूध क्या हो, फर्श पे गिर जाए, तो घर वाले कहते हैं क्या कि कितना ज़्यादा दूध गिरा दिए, इतना ज़्यादा दूध गिरा दिए। तो दूध गिरता थोड़ा सा है लेकिन उसके फैलने की जो प्रॉपर्टी है, जो शियर स्ट्रेन उस पर डेवलप होता है वो हाईली होता है, तेज़ी से होता है और वो तेज़ी से फैलता है, जिसके कारण यही कारण है कि वो लगता है कि बहुत ज़्यादा गिरा है या बहुत ज़्यादा ब्लड गिर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी बच्चों। इसके बाद बच्चों डायलेटेंट फ्लूइड क्या है, देखिए बच्चों एग्जांपल से बहुत अच्छा समझ में आएगा। प्रिंटर, इंक, बटर और स्लरी, यानी कि जो इनके पर लगने वाला शियर स्ट्रेन होगा, जो इस पर शियर स्ट्रेन काम करेगा डायलेटेंट फ्लूइड पर, क्या होगा, स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड से कम होगा, स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड से क्या होगा, कम होगा। और जैसे प्रिंटर की इंक जो क्या है, एक डायलेटेंट फ्लूइड है। बटर मतलब मक्खन बेटा, तो मक्खन भी क्या है, एक तरह का डायलेटेंट फ्लूइड है। और स्लरी मतलब गांध होता है, गांध मतलब जैसे सीवर का पानी है ना, उसमें जो बहुत सारे अशुद्धियों के साथ बाहर फ्लो होता है, वो भी क्या है, वो भी एक तरह का डायलेटेंट फ्लूइड है। यानी कि इसकी अगर बात विस्कोसिटी की करें तो देखिए दोनों में विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी है, लेकिन यह क्या है, इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी किससे, इसकी विस्कोसिटी कम होगी किससे, डायलेटेंट से। यानी स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड की जो विस्कोसिटी होगी डायलेटेंट फ्लूइड की विस्कोसिटी से क्या होगी, थोड़ा कम होगी। और इसके बाद चलते हैं बच्चों बिंघम फ्लूइड देखिए जैसे टूथपेस्ट क्या है, एक प्रकार का बिंघम फ्लूइड है। तो बिंघम फ्लूइड ऐसा फ्लूइड है जब इस पर शियर स्ट्रेन अप्लाई करते हैं तो यह क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है, यानी कि ट्यूब से पेस्ट बाहर न आने लगता है। पेस्ट बाहर आता है लेकिन जैसे ही हम हटा लेते हैं अपना फोर्स या शियर स्ट्रेन इस पर कम होता करते हैं तो ये क्या करता है, थोड़ी देर बाद थोड़ा सा बाहर निकल के फिर रुक जाता है।
क्या होता है, रुक जाता है। यानी कि अगर विस्कोसिटी की बात करें तो देखिए बच्चों, बिंघम फ्लूइड की जो विस्कोसिटी होती है डाइलेटेंट फ्लूइड से ज़्यादा होती है, और डाइलेटेंट फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या होती है, स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड से ज़्यादा होती है। तो एग्जाम्पल के साथ इसे समझने में आपको आसानी होगी, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। आइए बच्चों चलते हैं किस पर, डिपेंड ऑन द टाइम ऑफ एक्शन पर। यानी कि हमारे द्वारा जो कार्य होता है या हम किसी फ्लूइड पर कितना कार्य करते हैं उसके हिसाब से हम देखें तो इसके हिसाब से हम दो फ्लूइड होते हैं हमारे, एक होता है थिक्सोट्रॉपिक, एक होता है रियोपेक्टिक। एक थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड होता है, एक रियोपेक्टिक फ्लूइड होता है। जैसे एग्जांपल लेकर समझें बच्चों इसको, तो एग्जांपल में देखिए मैंने लिखा है लिपस्टिक और पेंट, लिपस्टिक और पेंट। यानी कि जब लिपस्टिक को लेडीज लोग क्या करती हैं, होठ पे लगाती हैं, तो क्या लगाते वो लगना शुरू हो जाता है, नहीं, तो उस पर क्या करती हैं, वो कुछ देर तक वर्क करती रहती हैं, कंटिन्यू वर्क करती हैं, रब करती हैं होठ के ऊपर, तब जाके लिपस्टिक होठ के ऊपर आना प्रारंभ करती है। तो ठीक है, यानी कि क्या होता है कि इस पर कुछ देर काम करने के बाद यह एक्शन में आता है। क्या होता है, कुछ देर काम करने के बाद एक्शन में आता है, फैलना शुरू होता है। ठीक है, तो यह डिपेंड करता है किस पर, कि हमारे द्वारा कितने देर तक उस पर फोर्स अप्लाई किया गया है, वर्कअप किया गया। इसके बाद है दूसरा एग्जांपल पेंट बच्चों। पेंट क्या है, जब दीवार पर हम पेंट लगाते हैं तो देखेंगे कि मिस्त्री क्या करता है, खूब देर तक उसको पहले ऐसे करता है, तो उसमें क्या होता है, तो अब वो जाके अच्छे से फैलना शुरू होता है, तब जाके वह क्या करता है, फैलना शुरू कर, या फिर लगा कर अगर छोड़ दे तो फैलता नहीं, लगा के छोड़ दें तो फैलता नहीं। यानी कि उस पर जितने द्वारा हमारे द्वारा जितना अच्छा काम किया जाएगा उतना स्मूथ उसमें फैलेगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों रियोपेक्टिक फ्लूइड, रियोपेक्टिक फ्लूइड में मैंने बच्चों देखिए लिखा है एग्जांपल, जिप्सम सस्पेंशन इन वाटर, यानी जिप्सम का पानी में घोल, या यूँ कह लें बच्चों आप लोग कि सीमेंट का पानी में घोल। देखिए जब सीमेंट को पानी में घोला जाता है तो जैसे जैसे उसके ऊपर हम वर्क करते जाते हैं उसकी श्यानता उतनी ही क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, डेवलप होती जाती है। तो इस तरह के फ्लूइड को भी हम क्या कहते हैं, रियोपेक्टिक फ्लूइड कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों ने देखा क्या कि फ्लूइड क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या है, रियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या है, रियल फ्लूइड क्या होता है, आइडियल फ्लूइड क्या होता है। इसके बाद देखा आप लोगों ने रियल फ्लूइड में क्या होते हैं, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन। न्यूटोनियन जो था इसकी विस्कोसिटी कांस्टेंट थी, नॉन न्यूटोनियन की विस्कोसिटी कांस्टेंट नहीं थी। और जो नॉन न्यूटोनियन था या क्या था, एक था प्योरली विस्कस, एक था विस्को इलास्टिक, जिसमें इलास्टिसिटी भी थी, विस्कोसिटी भी थी। एक था केवल विस्कोसिटी थी, जो केवल विस्कस था वह कितने प्रकार का था, दो प्रकार का था। एक रेट ऑफ शियर स्ट्रेंथ पर जो निर्भर करता था, एक जो था डिपेंड ऑफ टाइम ऑफ एक्शन पर जो निर्भर करता था। तो जो डिपेंड ऑफ रेट ऑफ शियर स्ट्रेंथ पर था वो कितने प्रकार का था बच्चों, तीन प्रकार का था। कौन कौन, स्यूडोप्लास्टिक, डायलेटेंट और बिंघम। इसके बाद जो डिपेंड ऑफ टाइम ऑफ एक्शन पे था वो कितने प्रकार का था, दो प्रकार का था, थिक्सोट्रॉपिक और रियोपेक्टिक। तो इस तरह से आप लोगों ने एग्जाम्पल के साथ देख लिया बच्चों, और समझने में आसानी होगी। आपके आने वाले एग्जाम में एसएससी जेई हुआ या कोई भी जेई का एग्जाम हुआ, उसमें बस आपसे यही पूछेगा कि निम्न में से कौन सा फ्लूइड कौन सा है। ठीक है, तो चार ऑप्शन दे दिया, चार फ्लूइड दे दिया, पूछ देगा क्या है क्या नहीं है, तो उसके आधार पर आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल अगर आपके सामने है तो आप देख के आसानी से ट्रिक कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।